मैं कल अखिलेश यादव जी को सुन रहा था। अखिलेश जी ने मीडिया के सवालों के जवाब में एक बहुत गैर जिम्मेदार बात कही। उन्होंने कहा वहां डीजे पर आपत्तिजनक नारे बज रहे थे, इसलिए यह घटना हो गई। किसी की हत्या हो जाती है और हत्या को वाजिब ठहराने के लिए इतने कमजोर तर्क के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आते हैं। वो कहते हैं कि डीजे पर गाना बज रहा था, इसलिए वहां हिंसा हो गई। आखिरकार क्या कारण है कि 2024 का चुनाव परिणाम आया? चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें ज्यादा मिल गई। सीटें जैसे ही ज्यादा मिली, तमाम अराजकता की घटनाओं का समाजवादी पार्टी के साथ सीधा लिंक दिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मुझे लगता है कि इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कर सकते। अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस के आरती की थाल लेकर के उसको फूलमाला पहनाएगी। क्या उससे उसकी जाति पूछेगी कि आपकी जाति क्या है, बता दीजिए, कहीं आप पीडीए के हैं, अखिलेश जी की पार्टी से संबंध है, तो हम आपके साथ स्वागत करके आपको लिए ग्रीन कार्पेट बिछा करके आपको निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव दस्तक देने लगे, लेकिन चुनाव अभी दस्तक देते उससे पहले हिंसा ने भी दस्तक दी है। और आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पे लगा रही है कि चुनाव से पहले ये सुनियोजित हिंसा है। अखिलेश यादव वे खुलेआम कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इस पर राजनीति मत करिए। लेकिन राजनीति में हो क्या रहा है और बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उत्तर प्रदेश के, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैं पहले बहराइच की बात कर लेता हूं क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जिस तरीके की घटना हुई बहराइच में, जिस तरीके से हिंसा हुई है, अखिलेश यादव आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तो चुनाव हार गए, आपके पास कोई अब चारा नहीं बचा, तो आप हिंसा का सहारा ले। मैं कल अखिलेश यादव जी को सुन रहा था। अखिलेश जी ने मीडिया के सवालों के जवाब में एक बहुत गैर जिम्मेदार बात कही। उन्होंने कहा वहां डीजे पर आपत्तिजनक नारे बज रहे थे, इसलिए यह घटना हो गई। किसी की हत्या हो जाती है और हत्या को वाजिब ठहराने के लिए इतने कमजोर तर्क के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आते हैं। वो कहते हैं कि डीजे पर गाना बज रहा था, इसलिए वहां हिंसा हो गई। अगर गाने में कोई आपत्तिजनक तथ्य थे तो शिकायत की जानी चाहिए थी। देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। अगर एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी धरना करती, प्रदर्शन करती, आंदोलन करती। वो हिंसा में एक बार भी ये बात नहीं कह रहे हैं कि रामगोपाल मिश्र की बर्बरतापूर्वक हत्या हो गई, उसके नाखून उखाड़ लिए गए। जिस तरह की बर्बरता की गई है, उस बर्बरता को लेकर के उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है। वो इस बात को लेकर के सवाल नहीं उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में, पूरे देश भर में आखिरकार दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रमों में, गणेश प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम में, कोई ऐसी शोभा यात्रा जो हिंदू त्योहारों के संदर्भ में होती है, क्यों उसको लेकर के खतरे उत्पन्न होते हैं, क्यों उसको लेकर के पथराव होते हैं? हैदराबाद में घटना हुई है इस तरह की। ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या इसको लेकर के उनके मन के अंदर गंभीर सवाल नहीं आते हैं? ये प्रवृत्ति कहां से आ रही है कि हिंदू देवी देवताओं के से जुड़े हुए त्योहारों पर पथराव किया जाए, उसमें खलल डाला जाए, डीजे ना बजाया जाए? हम हिंदू हैं, हम अपने तीव्र त्योहार को किसी डर के साए में मनाएंगे क्या? भारत उत्सवों का देश है, परंपराओं का देश है, पूरे गाजे बाजे के साथ होगा, पूरे हर्षोल्लास के साथ होगा और किसी को इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। इस गंभीर चिंता पर चिंता व्यक्त करने की बजाय वो इस पर क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, आप उनकी राजनीति की बात छोड़ते हैं, आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी पुलिस के सामने से वो यात्रा निकल रही थी। आपको नहीं लगता कि आपके प्रशासन की चूक है, ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से कि ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए थी और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ स्थानीय स्तर पर चूक हुई है और इसीलिए तो काल हरदी थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है और इस पूरे मामले की एक डिटेल इंक्वायरी होगी और डिटेल इंक्वायरी में जो अधिकारी पर्यवेक्षणीय कार्य में जिन्होंने शिथिलता बरती है, लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने फिर वो सवाल उठाया, ये सवाल फिर बार बार उठाता रहूंगा कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए त्योहारों पर ही इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों डर के साए में? भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, पूरी दुनिया में एक देश को ऐसा बताइए जहां बहुसंख्यक आबादी अपने व्रत त्योहार, अपनी परंपराएं, अपने रिचुअल्स मनाते समय किसी डर के साए में रहे, रिस्ट्रिक्शंस के साए में रहे। और सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है, वो समाजवादी पार्टी जिसके शासन काल में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं था जहां सांप्रदायिक दंगे न हुए हो, जहां हिंसा की घटनाएं न हुई हो, जहां कर्फ्यू न लगाया जाता रहा हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 से बनी। 17 के बाद से हमने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम किया, रोक देने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लगता।
महाराजगंज जो कस्बा है बहराइच का, उस कस्बे की घटना को हमने बहराइच तक नहीं फैलने दिया। पूरे बहराइच जिले में कहीं किसी प्रकार की घटना नहीं होने दी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया है। हमने 30 से ज्यादा लोगों को तुरंत हिरासत में लेने का काम किया, एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। और हिंदू और मुसलमान हम भेद नहीं करते हैं, और इस वजह से आज लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बनता है। फिर भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस तरह की घटना का होना बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं, आखिरकार क्या कारण है कि 2024 का चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें ज्यादा मिल गई। सीटें जैसे ही ज्यादा मिली, तमाम अराजकता की घटनाओं का समाजवादी पार्टी के साथ सीधा लिंक दिख रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मुझे लगता है कि इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कर सकते। आप घटनाओं को देखिए सिलसिलेवार। अयोध्या में मोहित खान समाजवादी पार्टी का भदरसा का नगर अध्यक्ष एक नाबालिग बच्ची के अखिलेश साथ यादव ने कहा डीएनए टेस्ट मैच करा लीजिए, डीएनए टेस्ट मैच। अब ये कितनी गैर जिम्मेदार बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऑस्ट्रेलिया से बड़े पढ़ के आए हैं। अगर गैंगरेप हुआ है तो गैंगरेप में क्या सबके डीएनए मैच करेंगे किसी बच्चे के साथ? ये संभव हो सकता है क्या? 164 के तहत, सीआरपीसी के तहत दिया गया बयान, अब तो बीएनएसएस के तहत दिया गया बयान, क्या आप नाबालिग बच्ची के उस बयान पर भरोसा नहीं करेंगे? नाबालिग बच्ची के साथ वर्षों तक गैंगरेप हुआ, लगातार गैंगरेप हुआ है, कई बार गैंगरेप हुआ है, उसके पिता नहीं है, अति पिछड़ी बिरादरी की है। आप उस बच्ची को कह रहे हैं ये झूठ बोल रही है। यह अखिलेश यादव की संवेदना कहां मर गई है? अखिलेश यादव जी की इस तरह की संवेदनहीन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वो अपराधियों को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कन्नौज का मामला देखिए, नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता रहा, उनकी पत्नी डिंपल जी का वो प्रतिनिधि रहा है, उसको मिनी सीएम कहते थे। वो रंगे हाथ पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई, पुष्टि हो गई डीएनए जांच में, और वो कह रहे हैं मेरा नेता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो वहां से प्रत्याशी रहे, सांसद रहे, उनके सहयोगी थे, उनके साथ फोटो है। ये तो झूठ बोलने से पता चला, फोटो तो उनके साथ भी थी। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत सारी फोटोएं, अब एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आपने इस डिबेट में बुलाया होता तो उनकी फोटो मेरे साथ हो जाती। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है या मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं। फोटो के आधार पर नहीं होता। लेकिन रैलियों में मंच साझा कर रहे थे 2024 के चुनाव में, वो रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं शिवपाल यादव के साथ, वो अपील कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और नवाब सिंह यादव, कन्नौज का बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी का सबसे कद्दावर नेता वहां का रहा है, और उससे पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसको गलत नहीं ठहरा रहे, उससे पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर घटना, छोटी बड़ी घटना के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। और एक माइंडसेट है, ये वही माइंडसेट है कि अब तो भैया की सरकार आने वाली है, और भैया की सरकार आ जाएगी तो हमारा जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो अब कोई डर की बात नहीं, अब तो हम 27 जीत लेंगे। और यही बाहें चढ़ा करके अराजक तत्व फिर बाहर निकलने लगे हैं। भूल गए हैं कि अभी भी अराजक तत्व, योगी आदित्यनाथ सरकार, अराजक तत्व हैं कौन? आपको लगता है कि कोई खास लोग हैं अराजक तत्व? नहीं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा पुष्पित पल्लवित किए गए, पाले पोसे गए लोग हैं। बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी की सह पर ये काम होते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेताओं की, स्थानीय नेताओं की हमेशा भूमिका निकल कर आती है, और उनको खाद पानी देने का काम समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से होता है। ये अब अखिलेश यादव जी के बयान को देखिए ना, कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं कि डीजे बज रहा था, डीजे बज रहा था। यही बात तो वही उपद्रवी तत्व कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने बयान दिया, दो बयान दिए उन्होंने। एक सोशल मीडिया पे अपने एक्स पे पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव में हार गए तो आपके पास कोई पिच नहीं बचा उपचुनाव को लिए, इसलिए आप लोग हिंसा फैला रहे हैं, ये आपका एक हथियार है। दूसरा जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने उसमें पहले ये कहा कि मैं शांति की अपील करता हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा डीजे में क्या बजाया गया, अगर मैं ये बोल दूंगा तो आपको लगता है कि जो डीजे में बजा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, डीजे की बड़ी चर्चा, डीजे हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है, अखिलेश यादव की सरकार में भी रहा कि क्या कावड़ में डीजे बजेगा नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर, डीजे, ये हमेशा चर्चा में रहा। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, बाराबंकी का है, उसमें भी एक धार्मिक स्थल के सामने गाली गलौज जैसे वीडियो बजाए। आपको लग रहा है कि इन चीज़ों पर भी ये तो सवाल है ना कि डीजे पे क्या बजा, ये किसकी जिम्मेदारी है कि डीजे पे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं बजना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार के नाते हम इस बात की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। बाराबंकी के डीजे का आपने जिक्र किया है, उसमें साथ साथ में हुई कार्रवाई का भी जिक्र कर बिल्कुल, 3 लोग गिरफ्तार, मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, और गिरफ्तारी करते समय हमने देखा नहीं है कि वो किस समुदाय के हैं, वो किस बिरादरी के हैं। अगर कानून का उल्लंघन कोई करेगा, कहीं भी करेगा, किसी भी रूप में करेगा, तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से बजेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहराइच में अगर कुछ भी गलत हुआ, रामगोपाल मिश्रा ने अगर कुछ भी गलत किया, तो कानून उसको सजा देने का काम करेगा। ये तालिबानी संस्कृति नहीं हो सकती है, ये सरिया कानून नहीं हो सकता है कि आप उसको खींच करके उसके साथ बर्बरता पूर्वक अत्याचार करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर देंगे, और इस हत्या पर अखिलेश यादव चुप हो जाएंगे, वो डीजे को दोष ठहराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता रामगोपाल मिश्रा को उपद्रवी तत्व बता करके उसके हत्यारों को कवर फायर देने का प्रयास करने लगेंगे। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये भारत है, ये तालिबान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है,
कानून का शासन है। अगर किसी ने गलती की है तो कानून के तहत शिकायत करिए, कानून अपना काम करेगा। और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून में कोई समझौता किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आपके ऊपर एक और आरोप लगता है, कानून की बात करें, आप लोग कानून में ही सेलेक्टिव कर रहे हैं। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया कि आपको कह रहे हैं कि पीडीए वालों को निशाना बना रहे हैं, खासकर मुसलमानों और यादवों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, बेसलेस आरोप जो लगाते हैं ना अखिलेश वो यादव, तो आंकड़ा भी ले आए हैं। मैं भी आंकड़े की जुबानी बता रहा हूं। ये बात अखिलेश यादव जी ने हमारे पिछले कार्यकाल में भी कही थी कि मुसलमानों के एनकाउंटर हो रहे हैं। हमने सूची जारी कर दी। सूची से स्पष्ट हो गया कि इसमें तो हिंदुओं के एनकाउंटर ज्यादा है, और हिंदुओं में फिर उन्होंने ढूंढा कि इसमें ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं। अलग अलग समय पर वो नैरेटिव चेंज करते हैं। कभी वो ब्राह्मणों का कार्ड खेलेंगे कि विकास दुबे मार दिया गया तो ब्राह्मण मार दिया गया। उनको विकास दुबे के अंदर ब्राह्मण दिखता है, हमको अपराधी दिखाई पड़ता है। वो विकास दुबे जिसने एक सीओ मिश्रा जिनकी हत्या करने का काम किया, वो ब्राह्मण नहीं है क्या? जो पीड़ित होता है उसकी जाति नहीं देखते हैं, ये अपराधी की जाति देखने लगते हैं। मंगेश यादव जाति देखने लगते हैं कि उसकी जाति क्या है। अरे किए गए अपराध की उसके संख्या देखिए, उस पर घोषित किया गया इनाम देखिए, और पुलिस के ऊपर गोली चलाने के उसके कृत्य देखिए। अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस के आरती की थाल लेकर के उसको फूलमाला पहनाएगी क्या? उससे उसकी जाति पूछेगी कि आपकी जाति क्या है, बता दीजिए। कहीं आप पीडीए के हैं, अखिलेश जी की पार्टी से संबंध है, तो हम आपके साथ स्वागत करके आपको लिए ग्रीन कार्पेट बिछा करके आपको निकाल देंगे, रेड कार्पेट बिछा करके निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। अपराधी को सठे साठ्यम समाचरित की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। अगर वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। पुलिस ने लगातार प्रयास किया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को हम न्यूट्रलाइज किया, और काफी हद तक इसमें सफल हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया ये चला करता था कि आप चले जाइए बनारस। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक जाति विशेष के माफियाओं पे गोली नहीं चल रही, वो भी एक लिस्ट ले आए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, लेकिन हर माफिया जो है वो एक खास जाति से। मैं बोल देता हूँ, वो ठाकुरवाद का आरोप लगा रहा है। आप लोग देख लें, एक बार लिस्ट को पढ़कर देख लें। वो कह रहे हैं ब्रजेश सिंह आपकी पार्टी से एमएलसी बन जा रहे हैं, धनंजय सिंह घूम रहे हैं, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल हम ही ने भेजा था। अब अखिलेश यादव जी सेलेक्टिव तरीके से देखते हैं तो ये उनकी खामी है। भाई धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके हमारी सरकार में जेल भेजा ना, अपनी सरकारों में बताएं ना कि क्यों इनको पालते पोसते रहे, इनको क्यों पीड़ा होती है। अतीक अहमद के बेटे की एनकाउंटर में हत्या होती, कितने भाईचारा बिगड़ जाएगा। सरेआम एक पिछड़े राजू पाल की दर्दनाक तरीके से हत्या होती है, उनके परिजनों की हत्या होती है, उमेश पाल की हत्या होती है। ये सारी बातें अखिलेश जी को नहीं दिखाई पड़ती हैं। अपराधी की जाति उनको दिखाई पड़ती है, पीड़ित की जाति दिखाई नहीं पड़ती है। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आंकड़ों की जुबानी कहूंगा, एनकाउंटर्स की लिस्ट उठाकर देख लें। इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें ठाकुर भी हैं, इसमें यादव भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं। और अपराधी की जाति नहीं होती है। अपराधी का जाति केवल अपराध होता है और उस अपराध के आधार पर कार्रवाई होती है। उपचुनाव होने वाले हैं, आप लोग के यहाँ मीटिंग हो रही है, संजय निषाद जी को आप लोगों ने टिकट नहीं, चर्चा ये है कि आप लोग उनको दे नहीं, बड़े नाराज हैं। वो बयान भी दे रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे, आप दीजिए ना दीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहेगा। कौन टिकट लड़ेगा, सिंबल पर क्या होगा, किसके नेता लड़ेंगे, कौन प्रचार करेगा, किसकी ड्यूटी कहां होगी, ये सब पार्टी बैठ करके हम लोग आपस में तय कर लेंगे। हम इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 10 की 10 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुत एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जहां भी सिंबल जिसको मिलेगा, जहां भी कैंडिडेट जो डिसाइड करेगा, सारी पार्टियां एक साथ मिलकर के उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का परिणाम हमारे लिए निश्चित तौर पर मन को पीड़ा देने वाला था। यह अवसर है कि हम अपनी इस पीड़ा पर मरहम लगा करके हम फिर से वापस लौट सकें। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किया है, मनोबल बढ़ाया है। और यह बात स्पष्टता से कि विपक्ष ने जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की थी, आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, जो खटाखट योजना को लेकर के उन्होंने भ्रम फैलाया था ना, ये भ्रम का मुलम्मा अब जनता से उतर गया है। हम जनता के बीच तक सदस्यता अभियान में सीधे घर तक पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की इकाई को विशेष तौर पर कहूंगा, उसने देश में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने का रिकॉर्ड किया है। तो भाजपा के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता अब पूरी तरह से तत्परता के साथ इस उपचुनाव में लगे हैं कि जो कोर कसर रह गई लोकसभा के चुनाव में, उसको यहां पूरा करेंगे। 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। अब आप कह रहे हैं चुनाव जीत कर आएंगे, जो चुनाव आप लोग हारे लोकसभा में, उसमें एक आरोप आपके पार्टी के लोगों ने ही या फीडबैक दिया अपने की पुलिस नहीं सुनती है आप लोगों की। देखिए, पुलिस को लेकर के एक गंभीर सवाल हमेशा से रहा है कि पुलिस की भर्तियां जो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुई ना, उन भर्तियों को लेकर के कुछ आरोप रहे। और हमारी सरकार आने के बाद बड़ी संख्या में हमने ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके बर्खास्त करने का काम किया है जो आपराधिक चरित्र के थे, जो भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार नहीं से तो क्या आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रही पुलिस? नहीं, कहीं अगर ऐसी कोई समस्या होती है, शिकायत होती है, चूंकि एक लंबे समय से पॉलिटिकल कल्चर एक स्थापित हो गया था कि पुलिस को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है।
हमारे अधिकारी, तुम्हारे अधिकारी, बसपा की सरकार रहती थी तो एक जाति विशेष के लोगों की थाने में पोस्टिंग होती थी, उनको चार्ज मिलने लगते थे। सपा की सरकार आती थी तो एक जाति विशेष के लोगों को मिलने लगते थे चार्ज। तो ये जो कल्चर बन गया था ना, उस कल्चर को तोड़ने के लिए, उस कल्चर पर कठोरता से शिकंजा कसने के लिए हमको थोड़ा समय लगा है। लेकिन जहां कहीं भी शिकायतें मिली हैं वहां कार्रवाइयां हुई हैं, जहां कहीं भी कमियां मिली हैं, खामियां मिली हैं, वहां शिकायत हुई है। हम इस बात को मानते हैं कि जवाबदेह प्रशासन जनता के लिए रहे, इसके लिए जो भी कठोर कार्रवाइयां करनी होंगी वो कार्रवाइयां करेंगे। कार्यकर्ताओं की अगर कहीं नहीं सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर उसको उचित फोरम पर बात की जाएगी और शासन प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। इसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। तो क्या कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। क्योंकि ये बड़ा चर्चा रहा उत्तर प्रदेश में आप लोगों की पार्टी में कि आप हारे इसलिए क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल हो रही है, लेकिन मैं फिर नहीं, आप ये मानेंगे कि कुछ लूप होल्स हैं आपके संगठन में या थे जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, कभी भी किसी भी पराजय के मल्टीपल कारण होते हैं। उन कारणों में आप इन कारणों को गिन सकते हैं, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक जवाबदेह प्रशासन दिया है, जनता के लिए जवाबदेह। और कार्यकर्ता कोई अलग से उसके लिए विशेष सुविधा जो सपा बसपा के शासनकाल में होती थी वैसी नहीं है। मैं आपकी बात को फिर से टोक रहा हूं कि आप कह रहे हैं जवाबदेह प्रशासन दिया है। आपके अपने जो गठबंधन के विधायक हैं पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वो बोल रहे हैं कि प्रशासन बेलगाम हो गया, पुलिस बेलगाम हो गई है, आपके अपने लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। ये आरोप बार बार लग रहा है। मुझे लगता है ये विपक्ष के लिए गंभीर प्रश्न है कि विपक्ष के धरना प्रदर्शन करते हुए कहीं नहीं दिखता है। लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी जनप्रतिनिधि का, राजनीतिक कार्यकर्ता का, कि अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वाजिब बात नहीं सुनी जा रही है, जायज बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो अपनी बात को सार्वजनिक मंच पर लेकर के आए, वो धरना प्रदर्शन का एक माध्यम अपनाए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हम एक पार्टी विद डिसिप्लिन के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर कहीं कार्यकर्ताओं के संदर्भ में इस प्रकार की कोई बात हुई है तो हम पार्टी के फोरम पर उसको कही जाए, और पार्टी फोरम पर कही गई हर बात का निश्चित तौर पर समाधान होता है। पार्टी फोरम पर अगर कोई बात उठाई गई है कि कहीं पर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी पुलिस कर्मचारी ने अगर कहीं किसी तरह की कोई नाजायज बात की है, कोई वाजिब बात की सुनवाई नहीं की है, तो निश्चित तौर पर उसका सम्यक समाधान होता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका उपयोग होता है। लेकिन विपक्ष कहाँ है? क्या विपक्ष कहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है क्या? विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग तो खुद ही बंटाधार किए हैं। एक जो विपक्ष कह रहा है कि एक राजपूत नेता जो है वे कुर्मी समाज से आने वाले विधायक को थप्पड़ मार दे रहा है, कचहरी में थप्पड़ मार रहा है, पुलिस देख रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि जाति देखने की इतनी खराब आदत इनकी हो गई है कि हर घटना में किसकी जाति क्या है देखने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर का मसला वो तो यही कह रहे हैं कि पीडीए को आप लोग पकड़ के पीट रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पीडीए से हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, पार्टी ने सो कॉज नोटिस जारी किया, उनका जवाब लिया, और पार्टी ने इस पूरे मामले को घोर अनुशासनहीनता के दायरे में माना और ऐसे लोगों का पार्टी से निष्कासित करने का काम किया, बर्खास्त कर दिया, जो पार्टी के डिसिप्लिन को तार तार करने का काम कर रहे थे। हम ऐसे तत्वों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पार्टी के अनुशासन की सीमा रेखा को पार करने का काम करेंगे। पार्टी ने बर्खास्त किया है। और समाजवादी पार्टी अपना घर देखे, अपनी पार्टी के भीतर झांके कि अपनी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है। अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने गए थे, सब जगह जमानत जब्त करा के चले आए। मुलायम सिंह यादव जी का सपना था पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए, कहाँ खड़े हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार पराजयों के बाद बामुश्किल एक जीत कांग्रेस पार्टी के जो पूरा प्रचार तंत्र था ना, जिसमें अफवाह तंत्र फैला करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सहारे कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं। लेकिन ये अफवाह कांट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। करहल जीत पाएंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी करहल पहले भी जीती है और करहल से विधायक रहे हैं। इस समय जयवीर सिंह जी हमारी सरकार में मंत्री हैं। तो करहल अपराजेय नहीं है। करहल भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम करहल को ही जीत कर दिखाएंगे। तो ये मान ले कि इस बार उपचुनाव में आप लोग करहल जीत लेंगे? निश्चित तौर पर करहल की जनता को, क्योंकि अयोध्या में बड़ा झटका। मिल्कीपुर तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीत करके आई थी। 2022 में किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीत पाई थी। 2022 के बाद 2024 के चुनाव में अवधेश प्रसाद वहां से विधायक हो गए, सांसद हो गए और विधायक की सीट खाली हो गई है। अयोध्या के लोगों के मन के भीतर इस बात की बेहद कसक रह गई कि आखिरकार, और देश भर से जिस तरह की सोशल मीडिया पर और आलोचनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि अयोध्या की पूरी जनता मिलकर के इस बार मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। और अवधेश प्रसाद जिस तरह से मोहित खान के साथ खड़े रहे ना, ये चर्चा भी घर घर में हो रही है कि अवधेश प्रसाद सांसद होकर के वो किस तरह से बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो गए और उनके बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो वो विरासत अवधेश प्रसाद की जो है ना, उनके बेटे पर बड़ी भारी पड़ेगी। ये मोहित खान का प्रकरण मिल्कीपुर के घर घर तक चर्चा में है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मिल्कीपुर में कमल का फूल खिलेगा। तो राकेश त्रिपाठी जी का कहना है कि भाई करहल भी जीतेंगे और मिल्कीपुर भी जीतेंगे, और आरोप ये कि समाजवादी पार्टी जो है वो हिंसा पर भी सियासत कर रही है। फिलहाल
इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद है कि आप यूपी तक के साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। और आप सभी दर्शकों से एक अपील कि यूपी तक देखते रहिए, और जो दर्शक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।